हेलो दोस्तों, हाजिर हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले वही पुराना अनुरोध, वही पुराना निवेदन, वीडियो को लाइक कीजिए, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग, जैसा कि हम लोग रेखीय वेग में पढ़ते हैं, क्या कहते हैं कि एकांक समयांतराल में हुए विस्थापन को रेखीय वेग कहते हैं। ठीक है, एकांक समयांतराल में हुए विस्थापन को रेखीय वेग, या ऐसे कह सकते हैं कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर कोणीय शब्द लग गया है, बाकी तो वेग वही है। तो ऐसे यहाँ पर भी कह सकते हैं कि कोणीय विस्थापन की दर को औसत कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, या थोड़ा और बढ़िया से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि वृत्तीय गति में अथवा कोणीय गति में, वृत्तीय गति को कोणीय गति भी कहते हैं। ठीक है, तो वृत्तीय गति में अथवा कोणीय गति में कण के विस्थापन की दर को औसत कोणीय वेग कहते हैं। क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति अथवा कोणीय गति में कण के विस्थापन के दर को औसत कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, इन सर्कुलर मोशन the rate of displacement is known as average angular velocity। यहाँ डिस्प्लेसमेंट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ये बात याद रहे। ठीक है, क्या बोलेंगे? जैसे हिंदी में बोलेंगे तो जहाँ जहाँ विस्थापन वहाँ कोणीय विस्थापन लिखेंगे। ठीक है, तो बोल देंगे कि किसी वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का किसी क्षण कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो कह देंगे कि इन ए सर्कुलर मोशन द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को दरअसल हम लोग ओमेगा से ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा बार से। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगुलर एवरेज डिस्प्लेसमेंट। एवरेज डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डेल्टा थीटा होता है। ठीक है, इसका एवरेज अगर डेल्टा टी टाइम में हुआ तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, ये प्रति सेकेंड होने वाले कोणीय विस्थापन को ही, ठीक है, क्या कहेंगे? प्रति सेकेंड होने वाले कोणीय विस्थापन को ही औसत कोणीय वेग कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। और यहाँ पर कहेंगे यदि डेल्टा टी अति सूक्ष्म हो, यदि डेल्टा टी अति सूक्ष्म मीन्स इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो क्या होगा? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो हम कहेंगे कि ऐसे में क्या होगा? ये जो औसत कोणीय वेग है, ये औसत कोणीय वेग क्या हो जाएगा? तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। तात्क्षणिक क्या कहलाएगा? औसत कोणीय वेग तात्क्षणिक कोणीय वेग कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग तात्क्षणिक कोणीय वेग को हम लोग क्या कहते हैं? तात्क्षणिक कोणीय वेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी यानी कि तात्क्षणिक कोणीय वेग। ठीक है, इसको हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कि लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। जब लिमिट 0 की ओर टेंड करता है तो ये हो जाता है डी थीटा अपान डी टी हो जाता है। ठीक है, ये डी थीटा अपान डी टी हो जाता है। यानी कि हम यहाँ से कहेंगे जो ओमेगा आया, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी आ गया। ठीक है, अब यही जो होता है कोणीय वेग होता है। ठीक है, ताक्षणिक कोणीय वेग भी इसी को कहती हैं। इसकी बात करें अगर ओमेगा की यानी एंगुलर वेलोसिटी की, तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। क्या है? यह एक सदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी, क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर बात करें डायमेंशन फार्मूला की, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका डायमेंशन फार्मूला m0 L0 T⁻⁻1 इसका जो होता है डायमेंशन फार्मूला होता है। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको जानना है इसके बारे में, कोणीय वेग के बारे में। अब कोणीय वेग हो गया। अब इसी में एक आवर्तकाल और आवृत्ति के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। आवर्तकाल और आवृत्ति के बारे में तो आइए थोड़ा उसको भी बात कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आवर्तकाल का। आवर्तकाल, ठीक है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी। ठीक है, ये क्या होता है टाइम पीरियड? तो हम कहेंगे कि वृत्तीय गति करते हुए, ठीक है, या ऐसे कहें कि यदि कोई कण वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय उस कण का आवर्तकाल कहलाएगा। क्या बोले हैं? टाइम टेकन इन वन रेवोल्यूशन बाय द पार्टिकल इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, टाइम टेकन इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है, टाइम टेकन इन वन रेवोल्यूशन बाय द पार्टिकल इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। यानी कि वृत्ताकार गति करते हुए कण को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा उसी को आवर्तकाल कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल होता है। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि एक चक्कर पूरा कर रहा है, मान लो यहाँ से चला, ठीक है, और एक चक्कर पूरा किया तो ये टी टाइम लगा और किस चाल से चल रहा है? तो मान लो कि ये ओमेगा कोणीय वेग से चल रहा है। ठीक है, तो ये कितनी दूरी चलेगा? ठीक है, कितना कोणीय दूरी चलेगा? एक चक्कर पूरा मारेगा तो 2 पाई की दूरी चलेगा। ठीक है, तो ये समय कितना लेगा? समय यही आवर्तकाल लेगा। दूरी कितना चलेगा? तो पूरा एक चक्कर, कोणीय दूरी की बात हो रही है तो ये कितना? 2 पाई। ठीक है, और ये चाल इसका क्या है? तो ओमेगा है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। या यहाँ से हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो हम कहेंगे 2 पाई बाई टी आ जाता है ओमेगा की वैल्यू। ठीक, यहाँ से ये भी बात ध्यान देने योग्य है। ठीक है, अब एक शब्द और आता है आवृत्ति। आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी, ये आवृत्ति क्या होती है? तो 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को
आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कण है 1 सेकंड में कितने चक्कर मार लेता है वही जो है इसकी आवृत्ति हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड इन नोन एंड फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मान लो कि 1 सेकेंड में ये n चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जब ये 1 सेकेंड में n चक्कर लगाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, तो 1 सेकेंड में अगर n चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो t सेकेंड में कितना लगाएगा, तो 1/t हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 1/t हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं कण की आवृत्ति, ये जो हो जाएगा n बराबर 1/t। अभी अभी हम लोग देखे हैं ये t की वैल्यू क्या देखे हैं, तो यहाँ पर देखे हैं 2π/ω देखे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी ω/2π। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं n बराबर क्या आ गया, ω/2π आ गया, या तिर्यक गुणा कर दें तो यहाँ से ω की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2πn आ जाएगा। ठीक है, 2πn आ जाएगा। तो ध्यान से देखें तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से देखें, ओमेगा बराबर क्या आया है, 2π/t भी आया है और 2πn भी आया है। तो इस तरह से ओमेगा की ये वैल्यू भी आ रहा है आवृत्ति के टर्म में भी, यहाँ आवृत्ति के टर्म में और यहाँ पर टाइम पीरियड के टर्म में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे एक रिलेशन। ठीक है, आगे एक रिलेशन है और वो ये पूछता है कि कोणीय वेग और रैखिक वेग में क्या संबंध है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो आओ अब इसको देख लें। आप लिखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे हम जितना बोल रहे हैं वही लिख करके आपको PDF जल्द ही जारी कर देंगे। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपका सिर्फ इतना ही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा संख्या होगी उतना मेहनत से हम वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज कभी कभी आपका लाइक न मिलना हमारा हौसला गिरा देता है, तो फिर हम नहीं बनाते हैं। चलिए अगला क्या होगा, कोणीय वेग तथा कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध है। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध है, रिलेशन बिटवीन कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध है। यहाँ थोड़ा ट्रेन बगल से गुजरती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, लेकिन चलिए उतना सुनाई देता होगा। ठीक है, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध है, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो आइए देखा जाए कि इसमें क्या संबंध है। ठीक है, तो मान लो कि कोई कण है, ठीक है, ये मान लो कि कोई कण ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है और ये क्या करता है कि ये मान लो इसका केंद्र है और ये इसका जो है, मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु A से बिंदु B पर ये चला जाता है, और मान लो कि डेल्टा S जो है ये आर्क बनाता है डेल्टा S का, और
यहाँ पर मान लो इसका रेडियस वेक्टर r है और ये डेल्टा थीटा जो है कोणीय विस्थापन है, ठीक है, ये कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े अभी, कल पढ़े थे कोणीय विस्थापन, कल क्या पढ़े थे, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, डेल्टा एस अपान आर पढ़े थे। कल कोणीय विस्थापन की परिभाषा यही पढ़े थे, यही आया था, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर आया था, ठीक है। दोनों साइड डेल्टा टी से भाग दे देते हैं, क्या करते हैं, डेल्टा टी से भाग देने पर, जब डेल्टा टी से भाग देंगे तो क्या होगा, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी इक्वल टू, ये आर को पहले कर दो 1/r डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग अब आगे अगर बात करें तो एक चीज देखे थे कि जब डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म हो तब उस समय क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, यदि समयांतराल डेल्टा टी, ठीक है, इफ टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, यानी कि यह अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत सूक्ष्म हो यानी बहुत छोटा हो, तो हम क्या कहेंगे कि डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा। तो दोनों साइड लिमिट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, दिस विल बी इक्वल टू 1/r, यहाँ भी लिमिट लगा दें पूरा, पहले तब लगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 1/r पहले ले लें, 1/r इंटू डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, ठीक है। देखिए ये परिभाषा है और परिभाषा के अनुसार इसकी वैल्यू आपने देखा था, क्या आया था, डी थीटा अपान डी टी आया था, जिसका मान ओमेगा आया था। इसका मान आर, देखिए आर तो कांस्टेंट है, इस पर लिमिट लगेगा नहीं, इसको पहले कर दें और इसको अब लिख दें लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, और इसका मान कितना आता है, तो हम कह सकते हैं कि इतने का मान जो आया था ये क्या होता है, ये विस्थापन है बट्टे ये समय है, तो यहाँ से ये 1/r तो होगा ही, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये v हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये ओमेगा होता है, तो 1/r इंटू वी हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू, या ऐसे कह सकते हैं क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और इस तरह से हम इसको v को ऐसे लिख सकते हैं r क्रॉस ओमेगा, ठीक है। ये क्योंकि देखिए ध्यान से, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर एक वेक्टर आता है तो ऐसा प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज है, हम आपको पढ़ाए भी थे, जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे तो उसका उदाहरण भी दिए थे इसी को, ठीक है। तो ये जो होता है यही रिलेशन आता है, किसमें किसमें रिलेशन आता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। यहाँ से ये भी सिद्ध होता है कि यदि r की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है लीनियर वेलोसिटी का मान बढ़ता जाता है, या हम कहें लीनियर वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये तो रहा कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। अब आगे देखते हैं, आगे वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगला त्वरण जो है, ठीक है, कोणीय त्वरण और कोणीय त्वरण रेखीय त्वरण में संवेद, ये संबंध कल देखा जाएगा, अब वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इतना, तब तक देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।